हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी लोग जुड़ जाइए। और आज है 15 जनवरी। तो आज हम लोग 15 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो उससे पहले बताऊं कि आज का थॉट है, सपनों की उड़ान ऊंची रखी है, इसीलिए मेहनत भी बड़ी रखी है। सही है। अगर आप जितनी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक, अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। तो चलिए इसी सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपोलो 17 के बाद पहला मानव युक्त आर्टेमिस मिशन 2 किस स्पेस एजेंसी के द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया या किया जाएगा? तो ये फरवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। जेक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकोमोस जो है ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। और इसरो तो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। और अपोलो 70 जो है ये 1972 यानी 1972 में गया था। उसके बाद ये पहला आर्टेमिस मिशन 2 है जो चंद्रमा पर, ये चंद्रमा का मिशन है, यानी चंद्रमा पर ये जाएगा फरवरी 2026 में। नासा यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये ओरियन ओरियन यान ओरियन यान से ये जाएगा एसएलएस रॉकेट से। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट यानी कि 4 जो वैज्ञानिक है वो जाएंगे। 3 इसमें पुरुष है और 1 महिला है। 3 इसमें नासा के जो है वही एस्ट्रोनॉट है और 1 जो है वो कनाडा से है। और अभी नासा के हेड कौन है? इशाक मैन इसके नासा के हेड हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये वर्ष में, किसी भी एक वर्ष में ये 4 बार आता है। 4 बार आता है। तो पिछले जो इसके डेटा आए थे उसमें कभी भारत 77 नंबर पे, कभी 85 नंबर पे ऐसे रहा है, या कभी 90 नंबर पे ऐसे रहा है। लेकिन इस बार जो जनवरी 2026 का इसका जो डेटा आया है उसमें 80 नंबर पे भारत रहा है। और भारत के साथ 80वें नंबर पर नाइजीरिया नाइजीरिया और अल्जीरिया, ये दोनों देश भी 80 नंबर पर हैं भारत के साथ। और इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है सिंगापुर। सिंगापुर। और इसका अर्थ ये होता है कि जिसके पास भी, जैसे भारत का अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो वो कितने देशों में वीजा फ्री या आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो अगर भारत का पासपोर्ट किसी के पास है तो वो 55 देशों में आराम से वीजा फ्री जा सकता है। और सिंगापुर का जो पासपोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो 192 देशों में यात्रा कर सकता है वीजा फ्री और आराम से, यानी ज्यादा चेक इन ये सब नहीं होगा। और इसमें फर्स्ट पे सिंगापुर रहा है, टू एंड पे यानी दूसरे नंबर पे जापान जापान और साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया। और भारत का जो है 55, अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो 55 देशों में वो आराम से वीजा फ्री जा सकता है। और ये जनवरी 2026 का मतलब डेटा जारी किया गया है। यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस राज्य में आयोजित हो रहा है?
तो ये जो है ये तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और ये 13 से 18 जनवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। पीएम केयर फंड किस वर्ष बनाया गया था? पीएम केयर फंड जो है ये 28 मार्च 2020 में बनाया गया था और ये एक आपातकालीन फंड है जो कोरोना के समय बनाया गया था, ताकि जो भी किसी के माता पिता गुजर गए हो इस बीमारी के कारण, उन बच्चों का या कोई भी जो इस स्थिति से गुजर रहा है उनकी सहायता के लिए इसे बनाया गया था। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, फैसला सुनाया है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इसमें ये आरटीआई एक्ट के अंदर ये निजता का अधिकार है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसको लेके काफी लोगों ने सवाल पूछा कि इसमें कोई भी अगर पैसा आ रहा है, कोई भी फंड दे रहा है तो कौन दे रहा है, कितना दे रहा है। तो जब ये सवाल सरकार से किया गया तो सरकार ने इससे जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि ये हम नहीं बताना चाहते या ये हमारे निजता का अधिकार है, इसीलिए ये मुद्दा अभी बना हुआ था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ये फैसला सुनाया कि ये आरटीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 8 के तहत, क्लॉज नंबर 1 के तहत ये निजता का अधिकार के अंदर आता है। यानी सरकार चाहे तो बताए, सरकार ना चाहे तो ना बताए। और ये अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया कि ये सरकार की अपनी मर्जी है कि वो इसे बताना चाहे या नहीं बताना चाहे। तो ये उनकी थर्ड पार्टी प्राइवेसी की बात कही गई अभी, इसीलिए ये मुद्दे में आ गया। और ये पीएम केयर फंड बना ही था कोरोना के समय में आपातकालीन स्थितियों के लिए। इसमें लोग अपने द्वारा कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसमें पैसा दान करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा बताया ही नहीं जा रहा कि इसमें कितने पैसे आ रहे हैं, कौन कितना पैसा दे रहा है। इसी को लेके विवाद चला आ रहा था। और पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित तीसरा भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया? किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? तो ये पत्तन, पोर्ट, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी आयोजित किया गया है। इसका तीसरा एडिशन है, ये थर्ड एडिशन है। तो ये शुरू कब हुआ था? इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो गोवा में शुरू हुआ था 2023 से ये शुरू हुआ। इसका दूसरा एडिशन 2025 में पूरी ओडिशा में हुआ। और अभी तीसरा एडिशन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये जो है ये कोस्टल एरिया में जो लाइट लगा रहता है ताकि समुद्र के आसपास थोड़ा उजाला रहे और कोई भी गलत गतिविधि जो होता है वो ना हो, इसे रोकने के लिए ये लाइट लगाए जाते हैं और उसी को प्रमोट करने के लिए या उसको दिखाने के लिए ही ये मनाया जाता है। और इसका तीसरा एडिशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया, पत्तन और पोर्ट, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
इसके मंत्री हैं और इस मंत्रालय की एम्बेसडर हैं मनु भाकर। मनु भाकर। ये जो मनाया गया तीसरा एडिशन, ये 9 से 10 जनवरी के बीच मनाया गया, यानी इसका समापन हो चुका है। और इसका थर्ड एडिशन था। कोस्टल पोर्ट पर जो लाइट लगाई जाती है उसी को प्रदर्शित करने के लिए ये मनाया जाता है। एलिशा हेली ने वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL से, ये महिलाओं का IPL है, जिस तरह पुरुषों का IPL है ना, वैसे ये महिलाओं का IPL है, तो इसको वुमेन प्रीमियर लीग कहा जाता है। इसके बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। ये किस देश की महिला क्रिकेटर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने कहा है कि WPL के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगी और ये ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में किस देश में 1200 हेक्टेयर से भी ज्यादा के क्षेत्र में जंगलों में आग लग गया, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो 1200 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल जो है वो जल के खाक हो गया है और ये अर्जेंटीना में हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रूनेस आयर इसकी राजधानी है। ये साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ माउंट एकांकागुआ यहीं पर स्थित है। यहाँ अमेज़न जंगल जो है, अमेज़न जंगल, जो इसका बड़ा हिस्सा वो तो ब्राजील में है, लेकिन कुछ हिस्सा अर्जेंटीना से भी लगता है। यहाँ पंपास घास का मैदान यहीं पर है। पंपास, यहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। और आग कहाँ पर लगा है? पेंटागोनिया। ये एक जगह है, यहीं पर आग लग गया है। - 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन को होस्ट किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, ये उन देशों को कहा जाता है जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी यानी कि उपनिवेश, यानी कि जो ब्रिटेन ने सब इतने सारे देशों को गुलाम बनाया था, उन्हीं का एक समूह है। और ये कब बनाया गया था? ये लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा 1949 में इसको बनाया गया था। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 56 सदस्य देश, यानी कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं वो सब 56 देश इसमें शामिल हैं। और इसमें कुछ देश ऑब्जर्वर भी हैं। और इसका 27वां बैठक ये युगांडा में आयोजित किया गया था, युगांडा में। और ये जो अभी 28वें नंबर का सम्मेलन है, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसको हेड कौन करेंगे? ओम बिड़ला इसको हेड करेंगे। ये अपने देश के स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर। ये अपने देश के लोकसभा स्पीकर हैं। और ये 3 दिनों का है, यानी कि ये 3 दिनों तक चलेगा। 16 जनवरी तक ये शुरू हो चुका है, 16 जनवरी में ये खत्म हो जाएगा। और इसमें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ने भाग नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते अभी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। और 2026 में इसको भारत होस्ट करेगा, इसका 28वां एडिशन। ओम बिरला इसको हेड करेंगे।
दविंदर सिंह गर्चा, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस वर्ष दिया गया? तो देखिए, इनका निधन कहाँ हुआ है? जालंधर में। जालंधर में इनका निधन हो गया। और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ी थे। और ये 1980 में जो हॉकी की टीम थी, गोल्ड जीती थी, उसमें ये शामिल थे। कहाँ गोल्ड जीता था? मास्को 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 रसिया जो है, उसकी राजधानी है मास्को। वहीं पर ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1980 में। वहीं पर इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। उसी टीम के ये हिस्सा थे। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो 2021 में दिया गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और ये इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया था। और इनको 2021 में ही मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। लेकिन अभी इनका 74 वर्ष की उम्र में जालंधर में निधन हो गया। और ये जो गोल्ड मेडल जीता था, किसको हरा के? स्पेन को हरा के गोल्ड मेडल भारत ने जीता था मास्को ओलंपिक में। हाल ही में इजराइल पक्षपात का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशन की कितनी एजेंसियों से बाहर होने की घोषणा कर दिया? तो इसने अभी यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, उसके 7 एजेंसियों से बाहर होने का घोषणा किया। और इसने पक्षपात का आरोप लगाया है। इजराइल है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम इसकी राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या है? सिक्कल इसका मुद्रा है। और इसका विवाद रहता है हमाज ग्रुप, हेजबुल्ला ग्रुप और हाउदीज के साथ। हमाज ग्रुप जो है, इसी के बगल में गाजा पट्टी है, वहीं पर हमाज ग्रुप है। इसके साथ इसका विवाद रहता है। हेजबुल्ला जो है, ये लेबनान का ग्रुप है। इसके साथ इसका विवाद रहता है। और हाउदीज जो है, ये यमन का ग्रुप है। ये सब आतंकवादी ग्रुप, ये इजराइल इसको मानता है। और यहाँ भी घोषित भी किया गया है कि ये सब आतंकवादी ग्रुप है। और ये सब इजराइल में ज्यादातर हमले भी करते रहते हैं और इजराइल भी इन पर हमला करते रहता है। तो दोनों आपस में विवाद में जुड़े हैं। इसीलिए अभी यूएसए के बाद, जैसे यूएसए ने 66 एजेंसियों से बाहर होने की घोषणा किया, उसके बाद इजराइल ने 7 यूएन के ऐसे एजेंसी हैं जिनसे बाहर होने की घोषणा कर दिया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन को लॉन्च किया। इस एटीएम वैन का नाम क्या है? तो इसका नाम है टीजीबी ऑन व्हील्स, यानी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स। यानी कि जो गाड़ी के सहायता से एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में अब एक वैन आएगा, उसमें एटीएम लगा रहेगा, तो जिस भी ग्रामीण को पैसा निकालना है वो इस वैन का यूज कर सकता है। और ये बैंक जो शुरू किया गया है, ये नबार्ड बैंक नबार्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। और ये सौर ऊर्जा से संचालित है। इसीलिए भारत का पहला ऐसा एटीएम बन गया है जो सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन बन गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि इस तरह का कुछ लॉन्च किया गया। और ये नाबार्ड की सहायता से लॉन्च किया गया है। नाबार्ड है, ये इसका एक्ट 1981 का एक्ट के तहत इसको बनाया गया। और ये बना कब? 1982 में बना। और ये कृषि के लिए ऋण देना और इसके कार्यों को संचालन करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके जो हेड है वो है बी शिव रमन, माफ करिएगा,
इसकी जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी उसको हेड किसने किया था? बी शिवरमन कमेटी जो थे, इसके द्वारा इसको बनाया गया और इसी ने रिकमेंड किया कि इस तरह का कोई बनना चाहिए। और इसके अभी जो वर्तमान हेड हैं वो है, अभी वर्तमान जो हेड हैं वो है साजी केबी इसके वर्तमान हेड हैं। और ये नाबार्ड की सहायता से बनाया गया, भारत की पहली ऐसी है जो सौर ऊर्जा से चलता है और इसमें एटीएम लगा हुआ है। त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया है। पंजाबी सिंगर काका, ये एक पंजाबी सिंगर हैं काका जो काफी फेमस हैं। इन्होंने फ्रेंडो ऐप किनकी सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है? तो देखिए, फ्रेंडो ऐप जो है ये महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कभी उनको जरूरत पड़ने पर मदद चाहिए तो वो अपना लोकेशन अलर्ट लोकेशन शेयरिंग कर सकती हैं। और अगर आप उनको जरूरत पड़ी है, किसी खतरे को महसूस कर रही हैं, तो उसके लिए वो सुविधाएं ले सकती हैं और तुरंत यहाँ पुलिस एक्टिव हो जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। तो इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है पंजाबी सिंगर काका के द्वारा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय सभी को।